दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कि सबसे पहले वाइग्रा गोली को कैसे मार्केट में लाया गया था और इसको इस्तेमाल करने से लोगों का इसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहानी शुरू होती है और हम एक काफी हैंडसम लड़के जेमी जानलेवा को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर सेल्समैन होता है। जेमी अपने काम में बहुत अच्छा था और वो किसी भी चीज को आसानी से बेच देता था। जैसे कि वो इन लोंडो को टीवी ये बोलकर बेच देता है कि रात को इसमें मजदूरी वाली फिल्में आती हैं। जिसके बाद वो एक बुढ़िया को एक फोन बेच देता है। कहता है कि दादी इसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये तुम्हारी सूनी पड़ी हुई गुफा में भी जोश जगा देगा। हम देखते हैं कि जेमी जानलेवा हैंडसम तो था ही लेकिन एक नंबर का लड़कीबाज भी था। साथ ही इसका अपने बॉस की बीबी ढोलकी के साथ भी अफेयर चल रहा था। वहीं जब वो उस बुढ़िया को मोबाइल बेच रहा था तभी उसके पास ढोलकी आती है और उसे इशारा करके चली जाती है। उधर जेमी जानलेवा भी समझ जाता है कि अब ढोलकी को बजाने का टाइम हो चुका है। जिसके बाद वो ढोलकी को खोपचे में ले जाकर उसे खूब जोर जोर से बजाने लगता है। लेकिन इसी दौरान ढोलकी से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसमें उसके पति का नंबर डायल हो जाता है। दूसरी तरफ जब उसका पति फोन उठाता है तो उसमें उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। अब ये सुनते ही उसकी सुलग जाती है और वो जेमी जानलेवा को धक्के देकर अपनी दुकान से निकाल देता है। लेकिन अपना जेमी भी हरामी था। वो वहाँ से जाते जाते कस्टमर को अपना नंबर देकर जाता है। कहता है कि मैं ढोलकी के साथ साथ तबला भी बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। फिर रात को जेमी जानलेवा अपने घर पर आता है। वहीं पर हम उसके छोटे भाई जॉश को देखते हैं जो एक मिलियनेयर बन चुका था। वो कहता है कि मुझे तुम जैसे भिखारियों के साथ रहने में बहुत शर्म आती है। वहीं उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो अब तक पैसों के लिए उसका मुंह में ले रही थी। आगे जब सभी साथ में डिनर कर रहे थे तभी जॉश सभी को बता देता है कि जेमी जानलेवा को काम से निकाल दिया क्योंकि वो अपने बॉस की बीबी को कुत्ते की तरह पेल रहा था। अब ये सुनकर उसका बाप जेमी से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो कि किसी कंपनी के मैनेजर बन जाओ। इस पर जेमी कहता है कि मुझे नई नौकरी मिल चुकी है और अब मैं डॉक्टर्स को दवाइयाँ सप्लाई करने का काम करूंगा। वहीं जेमी का बाप जो खुद एक डॉक्टर था वो कहता है कि भीसड़ी के तेरे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तभी जॉश कहता है कि दवाइयाँ सप्लाई करने के काम में भी बहुत पैसा है, क्या पता ये एक दिन करोड़पति ही बन जाए। आगे जब जॉश और जेमी बाहर बैठकर सुट्टा मार रहे थे तभी जेमी जानलेवा को उस लड़की का मैसेज आता है जिसे वो आज दुकान पर अपना कार्ड देकर आया था। जिसका मतलब था कि वो लड़की जेमी से अपना तबला बजवाने के लिए तैयार थी। फिर अगली सुबह जेमी तैयार होकर फाइजर नाम की एक कंपनी में जाता है जहाँ पर कंपनी की बॉस अपने सभी सेल्समैन को ट्रेनिंग दे रही थी। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सभी को हमारी कंपनी की दवाई बेचकर ही वापस आना है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है जेमी जानलेवा अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और दवाइयाँ बेचने वाला सेल्समैन बन जाता है। वहीं उसकी बॉस भी जेमी से काफी इम्प्रेस थी क्योंकि एक तो वो काफी हैंडसम था और दूसरा उसमें एक स्पेशल टैलेंट था कि वो चुटकी बजाते ही किसी भी लड़की को सेट कर लेता था। फिर अगले दिन से जेमी कंपनी के मैनेजर ब्रूस के साथ दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं रास्ते में ब्रूस उसे कहता है कि ये काम इतना आसान भी नहीं, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुंह उठाकर वहाँ पर चले जाओगे और डॉक्टर हमारी दवाइयाँ ऐसे ही ले लेंगे। उन डॉक्टर्स को हमारी दवाइयाँ सही नहीं लगती, लेकिन तुम्हें उन डॉक्टर्स को कन्वेंस करना होगा हमारी दवाइयाँ लेने के लिए। अब जेमी जानलेवा एक डॉक्टर को हॉस्पिटल के बाहर ही रोक लेता है और उसे अपनी मेडिसिन के बारे में बताने लगता है। लेकिन डॉक्टर को उसकी दवाइयों के बारे में पहले ही पता था और वो उसे कहता है कि तुम्हारी दवाइयाँ देकर मैं अपने पेशेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद वो और कई डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। आगे जब ब्रूस और जेमी हॉस्पिटल में थे तभी जेमी वहाँ उस हॉस्पिटल की नर्स को देखने लगता है जो कि एकदम बवाल दिखती थी। जेमी कहता है कि ये लोग ऐसी नर्सें लाते कहाँ से हैं, जिस पर ब्रूस कहता है कि ये तो साली 2 कौड़ी की वैश्याएं हैं और आधे से ज्यादा मरीज तो हॉस्पिटल में इनको देखने के लिए आते हैं। तभी जेमी एक लड़की को आवाज देता है और लीसा कैसी है। ब्रूस कहता है कि उसका नाम लीसा नहीं है। जेमी कहता है कि मुझे पता है पर यही तो मेरी ट्रिक है, ऐसे लड़कियों का ध्यान मुझ पर आ जाता है जिसके अगले ही पल वो मेरे बिस्तर में होती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों डॉक्टर से मिलने आए थे लेकिन डॉक्टर्स को इनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी जेमी वहाँ पर एक दूसरे कंपनी के एजेंट को देखता है जो यहाँ पर अपनी कंपनी की दवाइयाँ सप्लाई करने आया था। जेमी देखता है कि वो एजेंट तो बड़ी ही आसानी से डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है जबकि उन दोनों को तो डॉक्टर के झाट का बाल भी देखना नसीब नहीं हो रहा था। तभी ब्रूस उसे बताता है कि इसने हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट को पटा रखा है जिस वजह से ये आसानी से अंदर चला जाता है। वहीं जेमी को ये आइडिया अच्छा लगता है जिसके बाद वो दूसरे रिसेप्शन पर बैठी एक हिडिंबा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुमसे बातें करने चला आया। हिडिंबा कहती है कि बकचोदी मत कर और बता तुझे क्या चाहिए। जेमी कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अपने घोड़े की सवारी कराना चाहता हूँ। अब ये सुनकर हिडिंबा तो इम्प्रेस हो जाती है, साथ ही उसके पीछे बैठी एक लड़की सिंडी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर जेमी उन्हें कहता है कि मुझे अपनी कुछ दवाइयों के सैंपल यहाँ पर रखने हैं, जिस पर वो मान जाती है और उसे अंदर जाने देती है। फिर अंदर आकर हम देखते हैं कि जेमी अपनी तो दवाइयाँ वहाँ पर रख ही देता है लेकिन साथ ही वो दूसरे कंपनी की दवाइयाँ उठाकर अपने बैग में भर लेता है। जिसके बाद बाहर जाकर वो उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। वहीं डस्टबिन के पास एक भिखारी बैठा था जो जेमी के जाने के बाद उन दवाइयों को निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि जेमी रोज हॉस्पिटल में जाता और हिडिंबा और सिंडी को अपनी बातों में फंसाकर वहाँ पर अपनी दवाइयाँ रख जाता। साथ ही वो दूसरी कंपनी की दवाइयों को उठाकर उन्हें बाहर डस्टबिन में फेंक देता। फिर एक रात जेमी और ब्रूस जब एक बार में बैठे थे तभी वहाँ पर उस दूसरी कंपनी का एजेंट भी आ जाता है। फिर ब्रूस जेमी से कहता है कि हम लोग इसी की वजह से अपनी दवाइयाँ नहीं बेच पा रहे, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा।
तभी जाकर तुम अपने टारगेट्स पूरे कर पाओगे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जेमी एक डॉक्टर को हॉस्पिटल के बाहर रोककर उसे $1000 का चेक देता है। डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर जेमी कहता है कि नहीं, ये तो मेरी कंपनी सबको बांट रही है, बस मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। डॉक्टर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेशेंट्स को देखते हुए तुम्हारी बातें सुन लूंगा। जिसके बाद जेमी डॉक्टर वाले कपड़े पहन लेता है और तभी डॉक्टर उसे कहता है कि अगर कोई पूछे तो तुम बता देना कि तुम इंटर्न हो। आगे डॉक्टर अपनी एक पेशेंट को देखता है जिसका नाम मैगी होता है। वो बताती है कि मुझे पार्किंसन नाम की एक बीमारी है जिस वजह से मेरे हाथ कांपते रहते हैं, पर क्योंकि ये स्टेज 1 था तो मैगी को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर जाने से पहले डॉक्टर मैगी से पूछता है कि तुम्हें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर मैगी कहती है कि हाँ डॉक्टर, मेरी एक चूची पर कोई निशान सा बन गया है। जिसके बाद वो उसे अपनी चूची निकालकर दिखाने लगती है। उधर जेमी भी उसकी चूची बड़े गौर से देख रहा था और उसके मुंह से पानी आने लगा था। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि ये तो मकड़ी काटने का निशान है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उससे ये ठीक हो जाएगा। आगे बाहर आकर जब जेमी अपनी कार से दवाइयाँ निकाल रहा था तभी वहाँ पर मैगी आती है और उसके सर पर मारने लगती है। कहती है कि भीसड़ी के मुझसे माफी मांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चूची देखने की। जेमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैगी कहती है कि भीसड़ी के मैंने तेरी गाड़ी में दवाइयाँ देखी हैं और तू तो साला कोई दलाल ही हो सकता है। जेमी कहता है कि ठीक है, मैं उस डॉक्टर के लिए माफी मांगता हूँ जो तुम्हारी चूचियाँ देखने के बाद भी पागल नहीं हुआ। मैगी कहती है कि तेरे पास लड़कियों को पटाने का टैलेंट तो है, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जेमी उससे उसका नंबर मांगता है तो मैगी उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर जेमी सिंडी को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज जो मैगी नाम की पेशेंट आई थी मुझे उसका नंबर चाहिए। सिंडी कहती है कि नहीं, हम ऐसे किसी पेशेंट का नंबर नहीं दे सकते। अब अपनी बात मनवाने के लिए जेमी सिंडी से गंदी गंदी बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुमने अंदर कौन से कलर की कच्छी पहनी है। सिंडी कहती है कि सफेद रंग की। जेमी कहता है कि फिर तो मैं उसे उतार कर तुम्हारी गुलाबी देखना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सिंडी शर्मा जाती है और उसे मैगी का नंबर दे देती है। तभी जेमी के अपार्टमेंट में उसका भाई जॉश आता है। वो उसे कहता है कि वो भीसड़ी की गोल्ड डिगर मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। अब अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जेमी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको यहीं पर रहने के लिए कहता है। आगे जेमी मैगी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। मैगी कहती है कि तुझे मेरा नंबर मिला कैसे। जेमी कहता है कि मैंने रिसेप्शन से लिया। मैगी कहती है कि मुझे रिलेशनशिप जैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। जेमी कहता है कि रिलेशनशिप तो मुझे भी पसंद नहीं, मैं तो बस कॉफी के लिए पूछ रहा हूँ। अब मैगी उसकी बात मान जाती है और उसे शाम को एक कैफे में बुलाती है। फिर शाम को जब जेमी उस कैफे में जाता है तो वो देखता है कि मैगी भी उस कैफे में ही काम करती थी। मैगी उससे पूछती है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। जेमी कहता है कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, कहाँ से लगवाई। मैगी कहती है तुम ये ट्रिक हर लड़की पर यूज करते हो। जेमी कहता है कि नहीं, तुम्हारी आंखें सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैगी कहती है कि देखो, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मजदूरी कर सकते हैं। जेमी कहता है कि क्या तुम पहली मुलाकात में ही देने को तैयार हो। इस पर मैगी कहती है कि तुम भी इतनी मेहनत इसीलिए ही तो कर रहे हो, इसलिए चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ दबाकर मजदूरी करेंगे। अब जेमी तो चाहता ही यही था। जिसके बाद वो दोनों मैगी के घर जाते हैं और वहाँ पर दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब उस दिन के बाद से ये दोनों रोज मिलते हैं और इन्हें जहाँ पर भी जगह मिलती ये लोग मजदूरी करना शुरू कर देते। फिर एक दिन मैगी जेमी के घर पर आती है और आते ही वहाँ पर पूरी नंगी हो जाती है, लेकिन वहीं पर जॉश भी था जो उसे इस हालत में देख लेता है। जिसके बाद जेमी और मैगी रूम में चले जाते हैं और दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं बाहर जॉश मैगी के चिल्लाने की आवाजें सुन रहा था और वो सोचता है कि साला मेरे भाई के पास हथियार है या एनाकोंडा। फिर अगले दिन जेमी फिर से दूसरी कंपनी की दवाइयों को बाहर फेंकने आया था, लेकिन तभी वहाँ पर वही एजेंट आ जाता है और जेमी के पेट पर एक जोर का घुसंड पिलाता है। जिसके बाद वो उसे धमकी देता है कि भीसड़ी के आज के बाद मेरी दवाइयों को हाथ भी मत लगा दियो। फिर जाने से पहले वो उसे कहता है कि तू मैगी से दूर रह। वहीं शाम को जेमी मैगी के घर पर खाना लेकर आता है, जिसे देखकर मैगी भी हैरान थी। फिर खाना खाने के बाद मैगी कहती है कि चलो मजदूरी करते हैं। जेमी कहता है कि क्या हम दोनों सिर्फ बातें नहीं कर सकते। मैगी कहती है कि नहीं, तुम पहले बातें करोगे और फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जेमी पूछता है कि क्यों, तुम्हें रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए। मैगी कहती है कि बस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मजदूरी करनी है तो करो, नहीं तो चलते बनो। अब ये सुनते ही जेमी मैगी से चिपक जाता है और वो दोनों दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। फिर रात को जब जेमी और ब्रूस कहीं पर जा रहे थे तभी जेमी ब्रूस से कहता है कि कंपनी जो नया ड्रग लॉन्च कर रही है वो मुझे अभी चाहिए। ब्रूस कहता है कि तुम्हें पता भी है वो क्या है और वो मैं तुम्हें ही क्यों दूं। जेमी कहता है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे अच्छे से बेच सकता हूँ। अब ब्रूस उसकी बात मान जाता है और उसे वो दवाई बेचने की परमिशन दे देता है, जो थी वाइग्रा की गोली। फिर अगले ही दिन से हम देखते हैं कि जेमी उस गोली को हॉस्पिटल्स में फ्री में बांटने लगता है ताकि लोगों को इसकी लत लगना शुरू हो जाए, और बाद में कुछ होता भी ऐसा ही है। वो लोग इस गोली के लिए पागल हो जाते हैं और इस गोली की बिक्री आसमान छूने लगती है। उधर देखते ही देखते जेमी भी एक टॉप का सेल्समैन बन जाता है। वो कहते हैं कि भींचो, हम लोगों को गोली खिला खिला कर उनका ऐसा कर देंगे ऐसा। फिर रात को जेमी मैगी को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन मैगी उससे मिलने के लिए मना कर देती है। जिसके अगले ही दिन वो मैगी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि मैगी कुछ बुड्ढे बुड्ढियों को लेकर कनाडा जा रही थी। जेमी पूछता है कि तुम वापस कब आओगी। मैगी कहती है कि परसों रात तक। अब जेमी मैगी के आने से पहले ही उस जगह पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन
लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब मैगी नहीं आती तो वो कार में ही सो जाता है। फिर सुबह जब मैगी वापस आती है तो जेमी को वहाँ पर देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि शायद हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अब ये सुनकर जेमी भी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद जेमी उसे अपने घर पर ले जाता है और ये दोनों यहाँ पर मजदूरी करने लगते हैं। अब मैगी को इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था तो वो उन दोनों की मजदूरी की वीडियो बना लेती है, लेकिन तभी वो वीडियो जेमी के भाई जॉश के हाथ लग जाती है और वो उस वीडियो को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन इसी दौरान जेमी वहाँ पर आ जाता है और जॉश से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब ये देखकर जॉश की फट जाती है और वो कहता है कि मैं तो बस भाभी की चूचियां देख रहा था। अभी जेमी का दिमाग घूम जाता है और वो उसी वीडियो टेप को लेकर उससे जॉश की गींड तोड़ देता है। इसके बाद जेमी वहाँ से मैगी के घर पर जाता है, जो कि अपनी चोली खोलकर उसकी लोली लेने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन तभी अचानक जेमी की सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वो मैगी को आई लव यू बोलने आया था। लेकिन उसे डर था कि कहीं मैगी उसे मना ना कर दे, लेकिन फिर भी वो उसे हिम्मत करके आई लव यू बोल ही देता है। लेकिन मैगी इसका कोई जवाब नहीं देती और उसके साथ मजदूरी करने लग जाती है। फिर उसी रात जेमी अपने भाई को लेकर एक क्लब में जाता है, जहाँ पर उसका भाई ये देखकर हैरान था कि जेमी के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और हर कोई लड़की उससे पूछ रही थी कि मेरी कब लोगे, मेरी कब लोगे। तभी जेमी उन लड़कियों को डॉक्टर स्टैन से मिलवाता है और ये वही डॉक्टर था जिसके हॉस्पिटल में वो दवाइयाँ सप्लाई करता था। अब जेमी उस डॉक्टर की सेटिंग कैसी नाम की एक लड़की से करा देता है ताकि वो डॉक्टर हमेशा उसके काबू में रहे। वहीं वो दूसरी कंपनी का एजेंट भी था जिसकी ये सब देखकर गींड जल रही थी। फिर अगली सुबह जेमी वापस मैगी के घर पर जाता है, जहाँ पर मैगी उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, मेरी इस बीमारी के चलते कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब जेमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेमी के वहाँ से जाते ही मैगी को पार्किंसन होने लगता है और वो गुस्से में आकर रोने लग जाती है। तभी जेमी वापस उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो मैगी का इलाज करवा कर ही रहेगा। जिसके बाद वो दोनों कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन किसी के पास भी मैगी का कोई इलाज नहीं था। इसके बाद वो दोनों एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ पर मैगी जैसी ही बीमारी वाले कई लोग थे और वो सभी को बता रहे थे कि उन्हें कैसे अपनी बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। उधर मैगी को भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जेमी को एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि मेरी वाइफ को भी यही बीमारी है। जेमी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी है, तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे। वो आदमी कहता है कि ये बीमारी बहुत बुरी है, कुछ सालों के बाद तो तुम्हें उसका बच्चों की तरह ख्याल रखना होगा, यहाँ तक कि उसकी टट्टी भी साफ करनी पड़ेगी और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी ये बीमारी और खतरनाक होती जाएगी। अब ये सुनते ही जेमी की फट जाती है। जिसके बाद जब वो दोनों उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आते हैं तभी मैगी जेमी से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वहीं अब जेमी ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं था और उसके दिमाग में बस उस बुड्ढे की बातें चल रही थी। फिर अगले दिन वो दोनों किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर मैगी देखती है कि जेमी रिसेप्शन पर लड़ाई कर रहा था कि डॉक्टर कब तक आएंगे, कितनी देर से हम उसका वेट कर रहे हैं। अब ये देखकर मैगी को अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि जेमी उसे जल्दी ठीक करना चाहता है, जिसका मतलब है कि वो उसे इस बीमारी के साथ अपना नहीं सकता। इसलिए मैगी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी जेमी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर मैगी कहती है कि अगर मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, जिस पर जेमी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब मैगी भी समझ चुकी थी कि वो उसे इस बीमारी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो जेमी से ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद जेमी भी अपने कामों में बिजी हो जाता है और अब मैगी के ना होने पर जेमी का ध्यान अपने काम पर था, जिस वजह से वो अपने टारगेट जल्दी जल्दी पूरे कर लेता है, जिस वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है और उसे शिकागो भेजा जाता है। फिर उसी रात जब वो ब्रूस के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाता है तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से मैगी से होती है, जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। तभी जेमी उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब जेमी शिकागो जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा था तभी वो मैगी की एक वीडियो चलाकर देखने लगता है, जो उन दोनों ने मजदूरी करने के बाद रिकॉर्ड की थी। वो देखता है कि मैगी उसके साथ बहुत खुश थी और वो कहती है कि ये पल उसके लिए बहुत खूबसूरत है। अब ये सुनकर जेमी को रियलाइज होता है कि उसे फ्यूचर को लेकर अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो बस आज को एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर मैगी से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैगी भी ये शहर छोड़कर जा रही थी। वहीं जेमी उसकी बस का पीछा करता है और ड्राइवर से कहता है कि भीसड़ी के साइड में लगा इसे। जिसके बाद वो मैगी के पास जाकर उससे बात करने लगता है, लेकिन मैगी अभी भी उससे नाराज थी। जेमी कहता है कि बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मैंने आज तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया, मैं बस लड़कियों को बजाता था और उन्हें छोड़ देता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं बल्कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मेरी जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सुनकर मैगी रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पर बोझ बनूं। जेमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ रहेंगे और ऐसे ही जिएंगे। जिसके बाद मैगी उसे गले लगा लेती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।